Question. So we are starting today with question number 10. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So which of the following statements are true regarding law of segregation? यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसमें कौन से वाले सही है? मेरे ख्याल से हमने कल कर दिया था, तो इसमें सारे ही ठीक थे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल एलजी प्रोसेस, सब एलजी में क्या होता है? सो हम पहले ही जूम कर लेते हैं कि अगर एलजी है या एलजी दे आर लाइफ सेल्स और दे आर ऑटोट्रोफ्स। सो इसमें क्या होना चाहिए? जो लाइफ सेल्स होते हैं दे मस्ट हैव देयर सेलुलर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियाई। एंड अगर ऑटोट्रोफ्स हैं तो उनके क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल वगैरह होने चाहिए। तो लेट अस सी इन द ऑप्शंस के इन्होंने हमसे क्या पूछा है। So they are asking about our LG have. So A is nuclei. Yes, every cell must have nuclei. Nuclei is the controlling power. इससे बगैर सेल काम ही नहीं कर सकता. And B is chloroplast. तो yes, B chloroplast भी होना चाहिए। अगर LG है तो उसमें chloroplast भी होनी चाहिए। अब टाइप्स की बात हम जो है वो बाद में करें, कौन से वाली टाइप्स हैं। तो इसमें A and B दोनों आएंगे। So अगला ऑप्शन है both A and B. So this is correct for 11. The next is the lower bryophytes are usually termed as. So they are asking that the lower bryophytes हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? So they are called as liverworts. Question number 13 describes as which fern yields anthelminting drug. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि anthelminting होती क्या है। anthelminting actually होती वो है जो that kills parasitic worms, जो कीड़े होते हैं ना, और वो हम बॉडी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी वर्म्स हैं, जो कीड़े हैं लंबे लंबे, या किसी एनिमल पे या किसी और ऑर्गेनिज्म पे, जो वर्म्स जो उनकी न्यूट्रिशन खाते हैं, they cannot make their own nutrition and they are dependent on other living organisms for their food. So these are like the drug that will kill these type of worms is known as anthelmintic drug. वो दवाई जो कीड़ों worms को मारेगी, लंबे लंबे कीड़ों को मारेगी, parasitic worms को मारेगी, that is anthelmintic drug. तो कौन सा वाला जो प्लांट, कौन सा वाला जो फर्न है that is serving as anthelmintic drug? तो इसमें you have to remember this, that is Dryopteris. Option D. इसकी ये प्रॉपर्टी है, that is it is serving as this type of drug. Next is, in addition to seeds, which of the following characteristics are unique to the seed plants? कह रहे हैं कि सीडेड जो प्लांट्स हैं इनकी अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? सीड्स के अलावा which one is the unusual characteristics of seeded plants? So it is pollen, presence of pollen. बाकी जो चीजें दी हुई हैं, sporopollenin, sporopollenin is actually something else. It is the outermost layer of pollen. तो like layer को तो हम नहीं कह सकते. Lignin present in the cell walls. So they are talking about cell wall material. इसको भी हम नहीं कह सकते। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, इट इज प्रेजेंस ऑफ पोलन इज डिफरेंट फ्रॉम अनसीडेड प्लांट्स। जो सीडेड वाले प्लांट्स होते हैं उनमें पोलन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है
जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स थे, फर्न्स थे, ब्रायोफाइट्स थे, उनमें नहीं होते पोलन्स। ओनली जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, बिकॉज दे आर सीडेड। नेक्स्ट इज flowering plants. Flowering dependent on cold treatment is, तो समटाइम प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, या दे सफर a winter treatment, like winter season, they are going through winter season। तो इससे होता क्या है कि कोल्ड ट्रीटमेंट से, या आर्टिफिशियल भी इसको दे सकते हैं, पौधे को आप उठा के लोअर टेम्परेचर पे शिफ्ट कर दें और थोड़े लाइक दिनों के बाद इसको आप दोबारा से उस टेम्परेचर पे ले आए। इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग। So this process is known as vernalization। और इसके अंदर एक और भी टर्म दी हुई है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। क्रायोथेरेपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। थेरेपी, थेरेपी से आपको पता चल रहा है कि ये एक इलाज का तरीका है, थेरेपी। देन क्रायो वो होता है एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्रायो जो वर्ड है, it is used for freezing temperatures, or it is a pain treatment method in which localized freezing temperature of dead or irritated nerve is done। ठीक है, इसमें लाइक लोकलाइज फ्रीजिंग दी जाती है किसी एक हिस्से पे। देन इसको कैंसर्स के इलाज के लिए भी क्रायोथेरेपी को यूज किया जाता है। क्रायो सर्जरीज होती हैं कि एक जगह को आप फ्रीज कर दें, वहां पे आप सर्जरी कर लें। कैंसर की ट्रीटमेंट में अमूमन यूज होता है, तो इसका पौधों वाली चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। देन cryogenics, cryogenics is actually the study of materials, molecules at freezing temperature, very low temperature, for example -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या इसका मॉलिक्यूल का क्या बिहेवियर होगा, उसकी क्या स्ट्रक्चर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो मेन हमारी टर्म है प्लांट से रिलेटेड, जब उसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज वर्नलाइजेशन। So they are talking about like pyramid of energy in an ecosystem. Let us see what are the options given. Always upright. B is maybe upright or inverted. C is always inverted. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑलवेज अपराइट है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होता है इसका। हम लोगों ने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि इट विल बी यूनिडायरेक्शनल और ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ अ प्रोटीन कार्ड। तो आप लोगों ने पहले भी मैंने ये बात जिक्र की थी कि माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, अ प्रोटीन नाउन एज एक्टिन। नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड रेशियो। अब मोनोहाइब्रिड रेशियो वो होती है इसमें सिर्फ एक करैक्टर का जिक्र किया गया हो, सिर्फ एक करैक्टर का क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल टॉलर वर्सेस स्मॉलर, ठीक है, और इसमें जो रेशियो आती है वो 3:1 की आती है। सिर्फ एक मतलब सिर्फ दो लाइक एक ट्रेट के दो आप एलील्स कह लो, दो कंपैरेटिव कह लो, टॉलर वर्सेस स्मॉलर। सिर्फ हाइट को लिया हुआ इन्होंने,
एक ट्रेट का क्रॉस। इसकी रेशो भी स्मॉलर है और हमें पता है कि इसकी रेशो हमेशा 3:1 ही आती है। 3 वाला जो है वो डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉल टॉल डोमिनेंट था, 3 टॉल हो गए और एक स्मॉल होगा। ठीक है, एक जो होता है वो रिसेसिव ट्रेट में से आता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आइदर ऑफ द पेरेंट, कोई सा, लाइक इट इज एन अदर डिस्कशन। 3:1 होगी और अगर डाई हाइब्रिड होगा, मैं आपको वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई और नेक्स्ट टाइम इन्होंने ये पूछेंगे कि डाई हाइब्रिड रेशो क्या होगी, तो उसमें 9:3 वाली रेशो आएगी। 9:3 आई थिंक 3:1 मेरे माइंड में इस वक्त स्किप है, मेरे ख्याल से यही है, लेकिन इसमें 3:1 की आंसर ही सही है। नेक्स्ट इज homologous organs indicate the. So let us see what are their options. So first is convergent evolution. Convergent evolution होती क्या है, हम ये देख लेते हैं। It is a process whereby organisms are not closely related. Like जो organism है जिसमें ये homologous organs हैं, they are not closely related, but their organs are similar or their traits are similar. ठीक है, अब नेक्स्ट ये आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज पैरेलल एवोल्यूशन। अब पैरेलल एवोल्यूशन को देखते हैं। इसमें भी वही है कि पैरेलल एवोल्यूशन इज सिमिलर टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इन अ वे दैट टू अनरिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व सिमिलर ट्रेट्स। मतलब वैसे वही चीज है, भी ये भी उसी की एग्जांपल आप समझ लो। फॉर एग्जांपल कैक्टस ऑफ desert area has evolved similar adaptation just like euphorbia. Like they both have the a similar type of adaptation. For example, they have thick stems and sharp quills to survive in the hot and hot climates. इसमें वो ये कह रहा है कि दो लिविंग थिंग्स हैं, लाइक दो प्लैनेट्स हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। They are not close relatives, but they have the similar traits. उनकी क्वालिटीज डिफरेंट है, उनकी कैरेक्टर्स डिफरेंट है, ओ सॉरी सेम है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल एवोल्यूशन। ये दोनों एक ही बात है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और पैरेलल एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज कॉमन डिसेंडेंट। अब कॉमन डिसेंडेंट ये होता है कि डिफरेंट स्पीशीज हैविंग सेम एंसेस्टर और कॉमन एंसेस्टर। तो इसमें ये वाला आंसर जो है वो ठीक लग रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट द कॉमन डिसेंडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सी करेक्ट है। बाकी जो है वो एक ही बात तकरीबन दोनों में बताई गई है। Then natural selection is something else. It is survival of fittest. Next is saprophytic fungi. अब हमें पहले saprophytic fungi के बारे में सोचना चाहिए, कुछ भी और सोचने की बजाय। saprophytic fungi होते ये है, they eat dead organic materials. The type of fungi that is eating dead food or dead organic materials is known as saprophytic fungi. So let us see what are the options given. A is engulf their food in order to break it down. No. B is secure their food from dead organic material. ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है. So they are saying 20 का both A and B. Then D none of these. तो मुझे B वाला कुछ ठीक लग रहा है. ठीक है, B वाला करेक्ट है. नेक्स्ट पे आप जाए 21 पे.
Chlamydomonas and volvox are similar because Chlamydomonas and volvox जो है, these both are algae and कह रहे why they are similar. A is they both are motile. Yes, they both are motile. They are motile organs, cilia or flagella. B is they are member of chlorophyta. Yes, they both are chlorophyta. दोनों का ताल्लुक क्लोरोफाइटा से है, तो दोनों ही मुझे ठीक लग रहे हैं. देन कम टू ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. इसका ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन कम टू 22. It is asking about elaters. So elaters of Mercantia are, elaters के बारे में हम पहले सोच लेते हैं हमें क्या पता है. So elaters क्या होते हैं? Elaters are associated to spores. हमने कल पढ़ा था कि elaters जो है spores के साथ associated थे, लेकिन ये vegetative tissue थे से बने हुए थे. Like they are made up of vegetative cells. So they were hygroscopic and they were helping spores in their dispersal. इतनी सारी बातें हम elaters के बारे में जानते हैं. In short हमें इतनी सारी बातें elaters के बारे में पता है. तो हमें ये पता है कि they are produced from vegetative tissue. Support जरूर कर रहे हैं spores को, but they are not haploid. They must be diploid because they are vegetative. Let us see के ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है. So haploid, they are asking that elaters are haploid. No, it is not correct. So diploid, they must be diploid. Yes. तो ऑप्शन बी मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन आगे भी देखते हैं कि क्या कह रहा है. डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नो. सी एंड डी आर नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. डिप्लॉइड. व्हाई डिप्लॉइड? Because they are made up of vegetative tissue and vegetative tissue is always diploid. Next is question number 23. Number of spores produced in fern sporangium is. तो यहाँ पे ये बात करेंगे फर्न का स्पोरेंजियम है, नंबर ऑफ स्पोर्स क्या हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो एक बात है वो आप लोगों को बताने के लिए, वो ये कि इट इज नियरली 64 और मोर देन 65. So this is the thing that you have to remember. For fern, इसकी जो sporangium है, it is more than 64 और nearly 64. 64 या इससे ज्यादा हो सकते हैं. So we will take option number D. और इसके बारे में थोड़ा सा आपको और भी मेमोराइज करवा दूंगी. fern के sporangia हमने पढ़े थे. They were born in specialized structures such as sorai. सोराय के बारे में हमने पढ़ा था. They are present on the leaf margins. So option D is correct for 23. Question number 23. Next is, in seed plants, which part of a pollen grain has a function most like that of a seed coat? कह रहे कि seed coat की तरह पोलन ग्रेन में कौन सा पार्ट है जो कि उसकी तरह एक्ट करता है सीड कोट की तरह. सीड कोट का क्या फंक्शन होता है? इट इज द हार्डेस्ट पार्ट सराउंडिंग द सीड. ठीक है, सो इट प्रोटेक्ट द सीड. सो अगर हम पोलन ग्रेन में देखेंगे कौन सा वाला उसका आउटर मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट है, सो इट इज sporopollenin. It is acting like a seed coat surrounding the pollen grain. So option A is correct for 24. Then rubisco content of chloroplast is
They are asking how much percentage of Rubisco is present in the chloroplast. So it is 16%. I think to remember. So option B of 25 is correct. Then an ecosystem must have a continuous external source. So they're asking about that ecosystem must have what type of external source. So let us see what are the options given. मेरे ख्याल से एनर्जी होना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इसके पास होना चाहिए हमेशा इकोसिस्टम में. So option A will be correct. Now come to question number 27. Which of the following is associated with the structure of Golgi complex? So they are asking about कौन सा वाला जो इसमें से स्ट्रक्चर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ी सी इमेजिनेशन करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है. तो if we think about it, so we know that disk like structures are pile up over each other. यानी कि जैसे कॉइन्स नहीं होते, जैसे डिस्क एक दूसरे के ऊपर रखती जाती है, दो तीन डिस्क या पांच छह डिस्क एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं. दिस इज कॉल्ड दिस इज लाइक अ गोल्जी apparatus. और गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या होता है? सेलुलर एक्सक्रीशन में फंक्शन करता है मेनली. और जो एक डिस्क होती है उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी. जैसे बुक्स आप एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो इसको हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं गोल्जी apparatus को. तो इस एक बुक को हम बोलेंगे सिस्टर्नी. और ये दीज आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन से बने होते हैं. और लेट अस सी के अब हमें गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में बेसिक चीज पता है, तो हम आते हैं इन्होंने क्या ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उसके बारे में हम सोचते हैं कौन सा वाला ठीक हो सकता है. ए ए में उसने बोला क्रिस्टी. क्रिस्टी की जहां पे नाम आए वहां पे इसका लिंक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, गोल्जी के साथ नहीं होता. इसको हम गलत करते हैं. देन बी में है सिस्टर्नी. तो सिस्टर्नी के लिंक हमेशा गोल्गी ऑपरेटर्स के साथ है, ये करेक्ट है. ये अगला वाला भी देख लेते हैं कि उसमें क्या बोलता है. ऑप्शन सी में उसने कहा टोनोप्लास्ट. तो टोनोप्लास्ट का जो लिंक है मेरे ख्याल में इसका लिंक वैक्यूल के साथ है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 27. लेकिन बाकी का भी आपको पता होना चाहिए कि किसका लिंक किसके साथ है. तो हमें क्या पता कि अगले ऑप्शन में हमारे साथ पूछ लिया जाए क्रिस्टी कहाँ पे होता है, टोनोप्लास्ट कहाँ पे. दैट इज वाई हमें सबका पता होना चाहिए. नेक्स्ट let's go to question number 28. When alleles of two contrasting characters are present together, one of the character expressed and the other remains hidden. This is the. तो आपको देख पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि हमें हो क्या रहा है. So they are asking that दो contrasting characters हैं, opposite characters हैं. For example हम हाइट को ही ले लेते हैं, बड़ा छोटा, टॉल शॉर्ट. तो कह रहे हैं कि एक करेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है और दूसरा वाला जो है वो हिडन रहा है. तो इसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंस. ठीक है, जिसने एक्सप्रेस किया है हम उसे कहेंगे डोमिनेटिंग करेक्टर. और इस लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला. इन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स नहीं भाई. सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसमें तो उसने सेग्रीगेशन की बात नहीं की. देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं, इससे ये भी लिंक नहीं कर रहा. तो लास्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इट इज कनेक्टेड टू दिस वन. So next question is Coeser weights were experimentally produced by
So option D correct है. So you have to remember this. Jacob and Monod. Next question is the amount of phagocytosis done by plasmodium. तो ये कह रहा है कि प्लाज्मोडियम में जो phagocytosis है, and what is phagocytosis? Phagocytosis is actually cell eating. जब सेल ने किसी भी चीज को इंगल्फ करना होता है, तो it makes amoeboid structure, finger-like projections, and surrounded by these fingers, and it goes inside the cell. So proceeded to digestion. Then इसमें हमेशा एग्जांपल दी जाती है कि it is always greater than water mold mycelium. Like हमेशा ये water mold mycelium से ज्यादा ही होता है. तो बाकी ऑप्शंस को इसलिए हम खत्म करते हैं और ऑप्शन ए को ठीक करते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 30. Next is which algal division never produced motile flagellated cell among any of its member. So they are asking कि कौन सी वाली algae है जिसके it never produces motile ciliated or flagellated cells. किसी भी members में इस कौन सी वाली algae की क्लास है जिससे किसी भी members में मोटाइल सेल नहीं होते, फ्लैजिलेटेड सेल नहीं होते. सो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी. और आई थिंक दिस इज यू हैव टू रिमेंबर ट्राइजोफाइटा. So now come to the next one. During World War II, which bryophyta was used in surgical dressing? So they are asking कि उन्होंने कोई प्लांट यूज किया था, वो ब्रायोफाइट का पार्ट था और उन्होंने सर्जिकल ड्रेसिंग में उसको यूज किया था वर्ल्ड वार 2 में. तो इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा. द प्लांट इज स्फैग्नम. ऑप्शन ए. Next is fern plants are. कह रहे हैं फर्न प्लांट्स क्या होते हैं. इसको पहले से मैं आपको बता दूंगी. फर्न प्लांट्स दे हैव सम हाइग्रोफाइट्स कैरेक्टर्स. और हाइग्रोफाइट मैंने आपको पता है कि वो प्लांट होते हैं जो कि दे कैन रिटेन मॉइस्चर. रहते वो जमीन पर हैं लेकिन मॉइस्चर को मेंटेन कर सकते हैं. दे कैन मेंटेन मॉइस्चर इन देम. तो लेट अस सी कि इन्होंने कौन से वाले ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं. तो 33 का ए. ये कह रहे हैं कि हाइड्रोफाइट्स ये रहते ही पानी में. नहीं भाई, पानी में नहीं रहते, खुशकी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है. नेक्स्ट इज एम्फीबियस. एम्फीबियस भी नहीं है. देन ऑप्शन सी इज हाइग्रोफाइट्स. इट इज करेक्ट वन. एम्फीबियन वो होते हैं लाइक कोई स्टेजेस पानी में हो रही है और कोई स्टेजेस रहते वो खुशकी पे हैं और कोई ना कोई स्टेज जो है वो वाटर में. जैसे कि ब्रायोफाइट में ये होता है कि उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस जो है वो वाटर, उनके लिए वाटर जरूरी है, तो हम उसको एम्फीबियस कह सकते हैं. लेकिन हम फर्न्स को एम्फीबियस नहीं कह सकते. दे आर हाइग्रोफाइट्स. इसके बारे में आप ये लाइक याद ही कर लें कि हाइग्रोफाइट्स होते हैं. दे कैन मेंटेन व्हाट, दे कैन मेंटेन ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इन देम फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड्स. So next is this number 34. Which of these is most important in making the typical seed more resistant to adverse condition than the typical
स्पोर। तो दे आर आस्किंग के सीड की ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो स्पोर के मुकाबले में इसको एडवर्स कंडीशन में ज्यादा अडेप्टेबल बनाती है, ज्यादा रेसिस्टेंट बनाती है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि सीड में जो है, टिपिकल सीड में इंटेगुमेंट्स होते हैं क्योंकि इसे हेल्प आउट करते हैं टू मेक इट मोर रेसिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशंस। तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं इसके। अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर ऑफ पोलिन। ये तो पोलन की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पोलन को हार्ड कवरिंग देती है, जस्ट लाइक अ सीड। तो इसको हम गलत करते हैं। एन इंटरनल रिजर्वर ऑफ लिक्विड वाटर। सीड में कहाँ से आया इंटरनल रिजर्वर ऑफ लिक्विड वाटर, ये भी गलत है। तो थर्ड वन इज इंटेगुमेंट्स, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी को हम देखते हैं वो क्या है। एबिलिटी टू बी डिस्पर्स, यस ये डिस्पर्स हो जाते हैं, बहुत सारे इनके होते हैं मोड ऑफ डिस्पर्सल, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि ये एडवर्स कंडीशन में अडेप्ट कर जाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सी है, सी है। देन 35 is dichloropheniल डाइमिथाइल यूरिया, DCMU। So what this do? इसमें ये करता है, आपको पहले से बता दूं कि एक फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है और करता ये है कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन को रोकता है और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है फोटोसिंथेसिस में, उसको भी इनहिबिट करता है। साइड इफेक्ट कह लें आप। तो हम देखते हैं कि इन्होंने इसमें इस वाली बात को कहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इनहिबिट्स ऑक्सीजन एवोल्यूशन, एक तो बात ठीक होगी, एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट इसने अगली बात है कि प्रोमोट ऑक्सीजन एवोल्यूशन, नहीं ये बात इसने सही नहीं की, तो यहीं पे हम इसको गलत करते हैं। और सी पे कह रहे हैं बोथ, तो ये भी गलत है, और डी पे कह रहे हैं नन ऑफ दी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। So next is biotic potential is counteracted by तो देखते हैं इसके क्या ऑप्शंस हैं। कंपटीशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, मुझे ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो ये इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER इसको हम कह सकते हैं, इज अ साइट ऑफ व्हाट, यानी कि SER का फंक्शन क्या है। तो वी नो SER is associated with protein synthesis। जहाँ भी एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है, तो हमें पता है कि इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। इट इज इन्वॉल्व इन ए इज प्रोटीन सिंथेसिस, ये करेक्ट है। बी को देख लेते हैं, बी क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, ये रॉन्ग है। सी इज अमाइनो एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, पर प्रोटीन सिंथेसिस तो होता है अमाइनो एसिड से, तो हम इसको ठीक नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज लिपिड सिंथेसिस, इट इज आल्सो रॉन्ग। तो ए इज प्रोटीन सिंथेसिस इज करेक्ट आंसर। ओके, द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल गार्डन पी यूज्ड बाय मेंडल इज, कह रहे हैं कि जो मटर की क्रॉप थी जो मेंडल ने यूज की थी, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। uh, उसकी एक प्रॉपर्टी ये थी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉप थी। तो मेंडल ने क्या किया था, किसी के पोलन रिमूव कर दिए थे, किसी किसी क्रॉप के पोलन पोलन उन्होंने रिमूव कर दिए थे,
और किसी उसने कार्पल रिमूव कर दिए थे ताकि इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, बल्कि जो एक पौधे का पोलन जो है वो दूसरे के कार्पल के साथ ही फर्टिलाइज करे। उसने पूछा कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या, मतलब नेचुरली इसकी प्रॉपर्टी क्या थी। तो हमें पता चल गया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो हम देखेंगे इन्होंने कौन से वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉप, नो ये गलत है। बोथ सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइज्ड, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है तो प्रेफर किया जाता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही हो जाए, तो बोथ नहीं था ये। सी सेल्फ फर्टिलाइज क्रॉप, ये ऑप्शन ठीक है। डी में उसने कहा मे वेरी विद इकोटाइप, कि जब इन्वायरमेंटली बेस्ड हमारे पास स्पीशी होगी, डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट उसकी अडेप्टेशन होंगी, तो ये मुख्तलिफ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्ड। ये एक पुराना वाला एमसीक्यू है जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, और इसका ताल्लुक है एवोल्यूशन की वजह से, लॉन्ग पीरियड ऑफ एवोल्यूशन। और मैंने कल भी इसमें बताया था कि हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले एलजी, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट सबसे पहले एलजी डेवलप हुआ, फिर उसके बाद मोसेस, ब्रायोफाइट्स, फिर उसके बाद टेरियोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। तो इससे हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे प्रोड्यूस हुई, वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कौन से वाले ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू एब्रप्ट म्यूटेशंस। एकदम से म्यूटेशन से तो इतनी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकती। सडनली ऑन अर्थ, नो, बस ये डिस्पर्सल इससे भी नहीं होती। तो डी वाला ऑप्शन ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस। Now come to question number 40. So they're asking about dash produce basidiospores. तो ये आपको याद करना पड़ेगा, nothing to remember, that is a club fungi. Question number 41.